वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा किसी मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई लाचारी, बेबसी, मिस्कीनी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी ज़िंदगी में मंजिल पाने की खातिर बेतहाशा मशक्क़त करता हो और कह सकते हैं कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमेगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। तब जाकर ये कामयाबी कभी न ख़त्म होने वाली एक ऐसी उड़ान बनकर उस शख्स को गले लगाती है। न सिर्फ गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक शानदार और गर्मजोशी भरा बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और नए शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और आज बात मुलाकात, एहसासात, जज्बात का सिलसिला एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने अपनी मातृभाषा को, अपनी ज़बान को पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में भी उसका परचम लहराया। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं मनोज भावुक का। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल और खैर मकदम हौसलों की उड़ान में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि मनोज भावुक आज हौसलों की उड़ान में मौजूद हैं और जो बात मैंने शुरू में कही कि उन्होंने अपनी भाषा, साहित्य और सिनेमा इसको न सिर्फ अपने प्रदेश तक सीमित रहने दिया बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इसका परचम लहराया। न सिर्फ मुल्क के अंदर इसका परचम लहराया बल्कि कई सारे मुल्कों के अंदर इस भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर और बहुत कुछ आगे भी लेकर। तो कहानी पूरी इनके साथ आज बातचीत में यहाँ पर देखने को मिलेगी। मनोज जी, सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे ये कि जो आपका रियल नाम है वो ये कि मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह मनोज भावुक कैसे हो गए? आपने जख्म कुरेदने से ही शुरुआत की। किसी ने बड़े प्यार से कहा कि जब आप बोलते हैं तो भावुक कर देते हैं, और यह कई बार बोला, फिर मेरे नाम के साथ जुड़ गया। उसका बोलना अच्छा लगा। तब मैं किशोरावस्था में था और उस समय आदमी ज़्यादा इमोशनल होता है, वो मेरे इमोशन से, मेरी भावनाओं से आकर जुड़ गया और उसके बाद मनोज कुमार सिंह भावुक के नाम से मैं लिखने लगा। तो जो बिहार की सरजमी है बहुत सारे अलग अलग अपने अंदाज के लिए जानी जाती है, अलग अलग मुख्तलिफ क्षेत्रों के अंदर लोग निकल कर आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और सिवान ज़िले से मनोज भावुक जैसा साहित्यकार कैसे निकल कर आता है? देखिए, जो बिहार की पहचान बनी या सिवान की पहचान बनी, हमने मानव प्रकृति होती है, निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ते हैं। तो जब मैं बताता हूँ कि सिवान से हूँ तो लोग कहते हैं सहाबुद्दीन। ये बहुत लोग राजेंद्र बाबू से नहीं कनेक्ट करते हैं, सहाबुद्दीन नाम ज़्यादा आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ के जीरादेई के रहने वाले थे और इस हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। मैं गांव में रहा, बहुत कम रहा, बहुत कम रहा। क्लास सेकंड थर्ड तक गांव में पढ़ा, लेकिन गांव मेरे भीतर हमेशा रहा। मेरी रचनाओं में मैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, अफ्रीका में था और इंग्लैंड में भी था, तो वहाँ के गांव में जाता था और गांव को समझने की कोशिश करता था। इसलिए मैं जहाँ रहा बहुत गहराई से उन चीज़ों को देखता था। आपने अपनी मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आपने अपनी जो बात से ना मुझे एक प्रश्न दे दिया यहाँ पर। जी। मैं समझ रहा था कि मॉरिशस, युगांडा, फिर यूनाइटेड किंगडम, लंदन, तो वहाँ पे एक फ्लरिश आपकी लाइफ होगी, उस तरीके से आपने काम किया होगा। लेकिन आपने कहा कि वहाँ के गाँव के अंदर जाकर आप चीज़ों को खोजने की कोशिश करते थे। मेरी लाइफ ऐसी ही थी। मैं वहाँ पर इंजीनियर था, बाद में प्लांट मैनेजर हुआ लंदन में, तो रेड कारपेट वाली लाइफ थी। लेकिन अंदर से जो मनोज भावुक थे वो कलाकार थे, वो गांव को जीते थे। मैंने सबसे पहले अपने गांव की बायोग्राफी लिखी जब मैं 10+2 में था, और पूरी की पूरी बायोग्राफी जो है कविता में थी, गद्य में नहीं है। आप जानते हैं कि अभी चुनाव का समय आ रहा है, जातियों का समीकरण है, उसमें मैं एक अंश सुनाता हूँ। 29 जातियां हैं मेरे गाँव में और वो पोएट्री में है। अहिर, गोंड, नोनिया, बनिया, डोम, दुसाद, चमार, भर, भाट, कमकर, कुर्मी, बरई और लोहार, ततवा, तेली, तियर, बीन, नट, कोयरी, कुहार, महापात्र, मुस्लिम, मल्लाह, धोबी और सोनार, नाऊ, पंडित, लाला, ठाकुर, 29 जातियों का है झुंड, सीधा शरीफ, हुंडा तुंड, कौसर के दर्पण में निहार, मन देख रहा है बार बार है कौसर तुमको नमस्कार। कौशल मेरे गांव का नाम है। तो उसकी बायोग्राफी 1993 में मैंने लिखी। गांव के हर दरवाजे पर जाकर मैं उनसे बात करना, उनको समझना, उनके दुख सुख को समझना, वो पूरी किताब में है। जबकि मैं
10+2 का विद्यार्थी था। तो ये संस्कार था लोक से जुड़ना। वो संस्कार चाहे मैं कहीं भी रहा, चाहे मुंबई में रहा, चाहे अफ्रीका में रहा, चाहे लंदन में रहा, वो पड़ा रहा और मैं गांव से कनेक्ट रहा। क्या मनोज भावुक अपनी एक मिसाल पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो कलाकार बनना चाहते हैं और उनको लगता है कि शायद कलाकारी सिर्फ मुंबई की सरजमी पर जाकर ही हो सकती है? मनोज भावुक ने क्या मिसाल पेश की है कि अगर दम हो, मादा हो, तो कहीं रहकर भी आप अपना रास्ता बना सकते हैं। अब तो बिल्कुल बना सकते हैं। जिस ढंग से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आए हैं, तो सिनेमा आपके घर में आ गया है, आपके पास आ गया है, और आपको पूरा, अगर आपके पास कला है तो दुनिया आपको देखेगी। बहुत लोगों ने ऐसा साबित किया है। दो चीज़ मैं कलाकारों के लिए कहता हूँ कि आप जो हैं वही दिखिए, जैसे हैं वैसा दिखिए जी। उसमें आप ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगे, ठीक ढंग से दिखेंगे। मौलिकता की बात, मौलिकता की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ हम किसी की नकल करना शुरू कर देते हैं, वहीं हम खत्म हो जाते हैं। आप अपनी पहचान बनाइए। ये बात मैं केवल व्यक्तित्व के तौर पर, कृतित्व में भी बोल रहा हूँ कि जहाँ पर ये होता है, जैसे गीत लिखने की बात हुई, ये फला धुन पर, फला इस पर, मैं बोला कि उसको कॉपी करो। बोला नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ, जिसको कॉपी करना वो कॉपी करे। आप एक ट्रेंड सेटर बनिए। हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए। सीखने के लिए ठीक है, सबको पढ़िए, लेकिन कॉपी करना, उन चीज़ों को उठाना नहीं। आप सोचिए, आप नए बिंब सोचिए, नई सिनेमा की बात हो ही रही है, तो फिर आ जाते हैं इस बात पर कि आपको भोजपुरी सिनेमा का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और ज़ाहिर है कि शुरुआत एक 2-4 साल का तो ये कार्य होगा नहीं, बहुत लंबे वक्त से शुरुआत हुई होगी। और जो पुस्तक है इस पर लिखी हुई, वो भी मैंने देखी कि काफ़ी मोटी है। तो कितने वक्त का कार्य है और कब से आपको ये ललक लगी कि भोजपुरी सिनेमा का मैं संग्रह करूँगा? जी, पहली बात कि कुछ लोग हैं जो स्नेहवश ऐसा कह देते हैं। मैं अभी सिनेमा का विद्यार्थी हूँ। सबसे पहले जो भोजपुरी सिनेमा के महानायक हैं कुणाल सिंह जी, उन्होंने कहा कि भाई मनोज भावुक एनसाइक्लोपीडिया है। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लेकिन अभी मैं विद्यार्थी मानता हूँ, अभी भी रिसर्च करता हूँ। मैं 96-98 में पटना में था और बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय में वहाँ छात्र था नाटक का। तो सबसे पहले नाटकों का इतिहास लिखा, भोजपुरी नाटक के संसार जी, जो आज़ादी के पहले के नाटक हैं, जिनकी वजह से लोगों को जेल जाना पड़ा, आज़ादी के बाद के नाटक, वो संग्रह आया, छपा पत्र पत्रिकाओं में, भोजपुरी अकादमी पत्रिका में। उन्हीं दौरान ये इच्छा हुई कि सिनेमा पर क्यों नहीं लिखा जाए, नाटक हो गया। तो 98 से मैंने लिखना शुरू किया भोजपुरी सिनेमा पर। और उसके गाने जो हैं, पुराने गाने, आपको पता है कि जब भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई 1962 में, उस समय से लेकर 90 के दशक के जो गाने हैं, वो शैलेंद्र ने लिखे, मजरूर सुल्तानपुरी का, अनजान का, लक्ष्मण साहबादी का। जी जी। और क्या गीत है वो! गीत मैं बचपन से सुनता था, तो मेरे अंदर बसे हुए थे, और मुझे इच्छा हुई कि जानूं इन गीतों के बारे में, किसने लिखा है, किसने धुन बनाया है। और फिर मैं यात्रा पर निकल गया। लोग ना मुख्तलिफ मानते हैं, जो मेन स्ट्रीम हिंदी के गायक या राइटर हैं, जिनका आपने जिक्र भी किया, और जो गायक भी हैं, चाहे कुछ किशोरदा की बात हो, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात हो, लता मंगेशकर की बात हो, इन लोगों ने भी सेवाएं दी हैं भोजपुरी के अंदर, तो ये भी शायद लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल। मैं अलग अलग जो चैप्टर इसमें तैयार किया, उसमें मेरी किताब अभी आई है 2024 में, भोजपुरी सिनेमा के संसार। उसमें 1931 से लेकर और 2019 तक, क्योंकि 19 में 20 में मैं दिया किताब छपने के लिए, 5 साल बाद निकली है किताब। तो ये इतने वर्षों की यात्रा है। और उसमें लोग कहते हैं कि 1962 में पहली फिल्म बनी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ी वो, तो 1931 से इतिहास क्यों? मैंने दिखाया कि जब बोलती फिल्म आलम आरा आई, तब से ही भोजपुरी सिनेमा में आने लगी। वो संवाद के माध्यम से, गीत के माध्यम से। 1943 में कंप्लीट गाना आया, नरगिस पर फिल्म आया गया। जी जी, ये जिक्र किया है आपने? मैंने उस किताब में जिक्र किया है। गाने का बोल है, महमूद उसके निर्देशक थे फिल्म, और गाने का, तकदीर फिल्म का नाम है, गाने का बोल है बाबू दरोगा जी, क्या बात, कौने का रनवा बनहला पियवा मोर। उसके बाद 1948 में एक फिल्म आई जी, नदिया के पार। ये मैं नदिया के पार से, लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1984 वाला नदिया के पार, जिसमें साधना सिंह हैं और सचिन हैं।
साची कहे तोरे आवन से हमारी, ये फिल्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। इसको लोग कहते हैं भोजपुरी फिल्म, में तो हिंदी फिल्म है, वहां की पृष्ठभूमि ली गई है। मैं बात कर रहा हूँ 1948 के नदिया के पार की, जिसके हीरो दिलीप कुमार थे। क्या बात है। हीरोइन कामिनी कौशल, संवाद छत्तीसगढ़ी में, और फिल्म में 8 गाने, और 8 के 8 गाने भोजपुरी में। बहुत जबरदस्त। मोती बीए जी ने वो गीत लिखा, और पहली बार रुपहले पर्दे पर या सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में भोजपुरी का इस ढंग से प्रवेश हुआ कि सारे के सारे गाने भोजपुरी में। लोगों ने कहा हाउस स्वीट, हाउस स्वीट। फिर 62 में पहली फिल्म बनी, वो लंबी कहानी है। तो मैंने उस किताब में 1931 से लेकर 2019 तक के पूरे सफर पर, उसमें चैप्टर भी बाद में है विविधा में, लता के भोजपुरी गीत, किशोर के भोजपुरी गीत, उन लोग के गानों का। किशोर दा ने गाया था कि जाने कैसन जादू कैलू, मंतर दिहलू मार, हम तो हो गए नहीं तुहार हे सामर गोरिया। तो कल ही अनजान, मतलब इधर अनजान साहब का जन्मदिन था, तो पूरी उनकी, उन्होंने हिंदी फिल्मों में पान खाए सैया हमार, जी 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 जी, ठीक है, पीपरा के पतावा सरीखे डोले, ये गाना है। तो हिंदी फिल्मों में भोजपुरी का प्रयोग होता रहा। बाद में तो बलम परदेसिया में उन्होंने लिखा ही पूरे गाने की, छौड़ी पतर की रे मारे गुलेलवा जिया में गड़ी गड़ी जा, हंस के जो बोला तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाइब तुहार किरिया। और जागरण के भी गीत लिखे गए कि जगाता रहा भैया तू सोए मत जइहा, पसीना के कमैया मुफत जिन गवैया। तो कमाल के गीत लिखे गए। उन गीतों ने मुझे प्रेरित किया कि सिनेमा पर काम करने की जरूरत है। और मजे की बात कि 61 से लेकर ये 2025 आ गया, उस ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से इस सिनेमा के डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि कुछ बाहरी लोगों ने काम किया जो उसमें डूबे नहीं है। मैंने चूंकि फिल्में की, उसका गीत लिख रहा हूँ, उसमें डूबा हुआ हूँ, तो उससे भी मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअल में है क्या स्थिति। और मैं साहित्य से भी जुड़ा हूँ, तो बहुत ही प्रैक्टिकल वो किताब है। अच्छा, एक मैं रेफरेंस के लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा खेल को उसके अंदर लेकर आना चाह रहा हूँ। मेरी चर्चा हो रही थी हर्षा भोगले साहब के साथ, और वो बहुत बड़े मोहम्मद अजहरुद्दीन के प्रशंसक रहे हैं, और हम भी चाहते रहे अजहर को। तो मेरी बात हुई इनको लेकर, तो उन्होंने कहा कि राशिद, अगर तुम्हें अजहर को समझना है या अजहर की कला को समझना है, तो उसके शहर को समझना पड़ेगा, उसके खान पान को समझना पड़ेगा। इन अ सेम वे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर मनोज कुमार सिंह को समझना हो या भोजपुरी को उससे आगे जाके समझना हो, तो क्या उस सरजमी को समझना पड़ेगा, उस खान पान को समझना पड़ेगा, वहाँ के लोग को समझना पड़ेगा, और वहाँ के जो समाज है उसको समझना पड़ेगा? बिल्कुल, ये किसी भी भाषा के लिए ये ज़रूरी है कि ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, फिल्मों में भी भाषा का जब सवाल उठता है तो ये कहता हूँ कि भाई आप कहीं भी रहिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र से हैं, आसाम है, जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं वहाँ को समझिए। अब समझने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उस सरजमी पर जाकर समझिए, या कहते हैं कि किताबों में एक दुनिया बसी हुई है, उनकी किताबों को पढ़िए, या मुंबई में ही एक बिहार है। आज तो जब छठ पूजा देखिए तो पूरे विश्व में हर कंट्री में बिहार है, लंदन में भी बिहार है, कनाडा में भी बिहार है। तो उस कम्युनिटी से जुड़कर, उन लोगों से जुड़कर ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए। यही तो होता है ना। बड़े बड़े कलाकारों को मैंने देखा है कि वो इस ढंग से उस भाषा को बोलते हैं या एक्ट करते हैं। मैं गायकी की बात करूं, कल्पना पटवारी जी ने अभी मेरी गज़ल गाई है, या बहुत सारे, मतलब उतना ज़्यादा गीत किसी ने नहीं गाया भोजपुरी सिनेमा में। तो देखिए उस शब्दों का जो उच्चारण करती हैं, कई बार भोजपुरी के गायक नहीं कर पाते हैं, तो भोजपुरी भाषी नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक असमिया लड़की कर रही है। ये ऑब्जर्वेशन है। जी बिल्कुल। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि सिवान से सिलसिला शुरू हुआ, फिर पटना तक पहुंचा, पूर्वी उत्तर प्रदेश आया, कानपुर तक आया, फिर वहां से युगांडा, और फिर यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस तक ये कहानी जाती है। और सभी लोग जानते हैं कि बिहार के बहुत बड़ा तबका मॉरिशस और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर रहता है। तो वहाँ जाके जो आपने पहले जिक्र किया कि समझना पड़ेगा, तो क्या आपको खलबली हुई कि मैं युगांडा के अंदर हूं और मुझे यहाँ पर भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना है? ये आपके अंदर किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया था? देखिए, जिसको जिस चीज़ का नशा होता है ना, अगर कोई ड्रिंकर है तो कितनी भी पाबंदी हो वो अपना अड्डा ढूंढ लेता है। जो पढ़ने लिखने वाला वो लाइब्रेरी ढूंढ लेता है। मुझे कार्यक्रम करने की आदत थी, लोगों से मिलने जुलने की आदत थी, और वो देखिए वो रचनाओं में भी झलकता है। मेरा एक शेर है कि पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, भावुक हो और कुछ हो ना पैसे नाच नचावेला।
तो पैसे ने या नौकरी ने हमको वहाँ बुलाया, लेकिन मैं उसके अलावा, नौकरी के अलावा 8 घंटे नौकरी, उसके बाद मैं क्या करता था, युगांडा में मैंने भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा की स्थापना की। वहाँ 15 अगस्त के कार्यक्रम में गया, देखा कि वहाँ पर महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, पंजाब का विंग्स है, गुजरात का विंग्स है, साउथ का विंग्स है। तो मैंने कहा कि यूपी बिहार से क्यों फगुओ गावे वाला नहीं खे। और उसके बाद मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया और ये सिलसिला साल भर चला। और फिर वहाँ पर भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा की स्थापना हुई 2005 में। और उसका परिणाम ये हुआ कि विक्टोरिया लेक के किनारे छठ पूजा शुरू हो गया। लोग एक साथ दीप जलाने लगे, दिवाली का त्यौहार करने लगे, मिलने जुलने लगे। तो मैंने लोगों को जोड़ा। यही सिलसिला जब मैं लंदन में गया 2006 में, तो वहाँ पर भोजपुरी समाज की स्थापना की। तो ये आपको ईश्वर जो है, ये मैंने किया, मैंने लिखा, इसको मैं नहीं मानता हूँ। ईश्वर नहीं चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर निमित्त करता है, किसी न किसी को एक ड्यूटी देता है, जाहिर बात है, और ऐसा मन देता है, ऐसा मिजाज देता है, ऐसा माहौल देता है कि आप कुछ दे पाए। वो थोड़ा सा अगर आंख हटा ले तो आपका मन खराब हो जाएगा, वो माहौल नहीं रहेगा, आप एक शब्द नहीं लिख सकते। मैंने लिखा अपने यही सारी चीज मैंने शेर कहा कि मेरी पहली गजल है कि जिंदगी के जख्म पीर जमाना के घात बा, जिंदगी के जख्म पीर जमाना के घात बा, हमरा गजल में आज के दुनिया के बात बा। और उसी में ये मतला है और मकता है कि भावुक नबा हुनर की लिखी गीत आ गजल, भावुक नबा हुनर की लिखी गीत आ गजल, काजा ने कई से बात ही आके लिखात बा। तो दे रहा है जी, तो मैं बात कह पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि चलते चलो ये राह जहाँ तक चली चले, ऐ चलने वाली राहों में रुकना न हार के, हैं तेरे इंतज़ार में साये बहार के। तो साये जो बहार के हैं वो हिंदुस्तान में तो थे ही, बिहार में तो थे ही, युगांडा भी पहुँचे, मॉरिशस भी पहुँचे, लंदन भी पहुँचे। लेकिन कई बार हमने देखा है कि अस्मिता का सवाल आता है। बिहारियों को बड़ा कई बार देखने को मिला है कि राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपकी कोशिश देखी जाए, आपके प्रयास देखे जाए, कहाँ देखते हैं कि क्या किया मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज भावुक ने उस बिहारी अस्मिता के लिए अपने साहित्य से? देखिए, इस कौम के साथ बहुत मजबूत क्षेत्र है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, मतलब ये लोग बहुत मजबूत हैं। लेकिन कई बार अंदर से वो खुद ही हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, और सारी पीड़ा, सारे दर्द का कारण यही है। जब हम अपने आप को खुद कमजोर मान लेंगे तो फिर तकलीफ होगी। तो मजबूत होने वाली कौम भी जब ये हीन भावना से अपनी भाषा को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर ग्रस्त हो जाएगी तो हो गया। तो मैंने क्या शुरू किया, मैं कम से कम पूरी दुनिया में 150 लेजेंड का इंटरव्यू किया। मॉरिशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ जी से लेकर हिंदुस्तान के जितने बड़े लोग हैं, साहित्यकार जिनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, केदारनाथ सिंह, नामवर सिंह, सबसे बड़े आलोचक, सबसे भोजपुरी में बात की। और बोला कि नहीं, राज्यपाल, कई मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोगों से, इवन अमिताभ बच्चन का जो इंटरव्यू किया वो ठीक है, इलाहाबाद वाली अवधि बोल रहे थे, मैं भोजपुरी बोल रहा था, हंस रहे थे। सुजीत कुमार का, ये 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको खुद अपने भाषा के प्रति, अपनी चीजों के प्रति और खुद के प्रति सम्मान का भाव आना चाहिए। सम्मान का भाव आना चाहिए। जब आप नहीं करेंगे तो दूसरा आपका सम्मान नहीं करेगा। जी। अब बिहार के जो लोग हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि बात अगर इच्छा शक्ति की हो, बात अगर कर्म करने की हो, लेबर करने की हो, तो उनका कोई सानी नहीं होता है। आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं? और इसमें अगर आप अपनी ही मिसाल ले लें कि जो स्वप्न आपने देखा 10वीं का छात्र होते हुए, और तब से लेकर अब तक जहां आप अपने आप को पा रहे हैं, तो इस बात से सहमत हैं कि बिहारी मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। देखिए, जो बार बार लोग कहते हैं, मैं 2-3 चीज़ों को साफ कर दूँ। स्ट्रगल कि एक संघर्ष है, संघर्ष तब होता है, मेरा ये मानना है, पता नहीं बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं सहमत हैं, जब आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते हैं। मान लीजिए आप मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जब तक था, मेरा मन नहीं था, मेरे बाबूजी की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। मैं गया, चूंकि पढ़ने में अच्छा था, इसलिए कहीं रुकावट नहीं आई। मैं भारत से मतलब पर्ल पेट में था, फिर अफ्रीका गया, फिर लंदन गया, उसके बाद भी बहुत सारे ऑफर थे, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मैं मशीनों के चारों तरफ घूमते हुए गज़ल लिखता था। लेकिन जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, चाहे अभिनय हो, लेखन हो,
आपको आनंद आ रहा हो, तो वहाँ समय का पता नहीं चलता है। आप 18-18 घंटे अगर काम करेंगे तो भी लगा अरे यार समय निकल गया। लेकिन अगर मन नहीं लग रहा है, रुचि के विरुद्ध है, आपके मन के विरुद्ध है, तो 1 घंटे भी काम कर रहे हैं, उबन होगी, नींद आएगी, तो इसको हम संघर्ष करते हैं। हाँ, अब रह गई बात कि ठीक है मैं वहाँ बहुत सारा पैसा अभी तक, मतलब साल का एक अच्छा अमाउंट आप जमा कर रहे हैं पैसे की, तो दिक्कत आएगी। लेकिन ये चुनाव आपका है, तो जब आप चुनाव करते हैं तो उसके लिए तैयार रहिए मानसिक रूप से भी कि ये मुश्किलें आएंगी। जैसे कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या, तो प्यार के रास्ते की जो मुश्किलें हैं उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये चुनाव आपका है। जब आप तैयार रहेंगे तो मुश्किलें नहीं रहेंगी, उनके साथ आप फाइट कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो मेरा सवाल यही था, ये बिहारी जो कौम है इसके अंदर ये हौसला कूट कूट कर भरा हुआ? मैक्सिमम लोग सनकी होते हैं, एक बार ठान लिया कि करना है जी तो करना है, इसीलिए बड़ा बड़ा कारनामा। इंटेलेक्ट के लेवल पर, मतलब बौद्धिक स्तर पर बहुत वो उनका दिमाग शार्प होता है, बहुत भोले भाले होते हैं। लेकिन वो उनके साथ जो सबसे बड़ी कमजोरी मैंने पाया है कि दूसरे की चीज़ों से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वो अच्छा है, वो अच्छा, वो अच्छा है, अपनी चीज़ों पर बहुत सारा चीज़, वही सत्तू है, ठीक है, अपने इलाके में नहीं खाएंगे, जाके वही माड़ भात है, नहीं पसंद आएगा, लेकिन 5 स्टार में जाके वही उसकी कीमत बढ़ जाती है, कोई दूसरा उसको पैक करके दे दिया तो हाँ, कमाल का है। लिट्टी चोखा का भी जिक्र। अब लिट्टी चोखा, वही मैं कह रहा हूँ कि लिट्टी चोखा की ब्रांडिंग वो नहीं हुई जो पिज्जा बर्गर की ब्रांडिंग हुई। तो अपनी चीजों को आपको प्रोजेक्ट करना होगा, चाहे आपकी कला हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार, आप चले जाइए वहाँ की नदियों किनारे गांव में, एक से एक गायक, एक से एक कलाकार पड़े हुए हैं, लेकिन वो चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आपने बात कही सरजमी की, उस मिट्टी के अंदर ऐसा क्या है? मुझे 2 उदाहरण समझ में आते हैं, हो सकता है कि और ज़्यादा भी उदाहरण हो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। राजनीति से जुड़े हुए उदाहरण हैं, बाहर से लोग आए और उस सरजमी पर उतरे और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बड़ी ऊंचाइयां हासिल की। एक जॉर्ज फर्नांडिस का नाम, जो कि बाद में जाकर भारत के रक्षा मंत्री बने, और एक शरद यादव। जॉर्ज आते हैं महाराष्ट्र से और शरद यादव आते हैं मध्य प्रदेश से, और बिहार में जाकर इतनी बड़ी राजनीतिक एक उपलब्धि हासिल करते हैं। अरे एक नाम, सबसे बड़ा नाम आप जोड़िए, महात्मा गांधी। जी। महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाला बिहार है, चंपारण से उनकी यात्रा शुरू होती है। मैंने जॉर्ज साहब का अपने नाम लिया, मेरे पिताजी मजदूर यूनियन के नेता थे हिंडाल्को में, जॉर्ज साहब का वहाँ आना जाना था, हम लोग बहुत छोटे थे, मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। बिल्कुल। बिहार हमेशा से राष्ट्र को पहले रखा, इसलिए राष्ट्र की जितनी चीजें, आज देखिए भोजपुरी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में हिंदी के बाद सबसे अधिक आबादी कोई भाषा बोलती है तो भोजपुरी बोलते हैं। क्यों? उस भाषा के राष्ट्रपति हुए, उस भाषा के प्रधानमंत्री हुए, उस भाषा के हमेशा 3 दर्जन सांसद रहे, सभापति, उपसभापति उस भाषा के रहे, आज भी हैं जी। लेकिन वो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुई। उसका कारण ये रहा कि पहले जब हिंदी के लिए काम कर रहे थे तो पहले हिंदी है, बाद में भोजपुरी है, ठीक है। राष्ट्र के लिए जो आंदोलन था वो पहले है, क्षेत्रीयता का आंदोलन बाद में है। बहुत सारे लोगों ने खुद ही विरोध भी किया कि ना पहले एकरा के देखा लो, एकरा के घर में रह दो। तो ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के लिए सोचना है, उसमें घर कई बार अपनी भाषा, अपना घर, अपना परिवेश, अपना कला, ये सब उपेक्षित रहा और फोकस उस पर ज्यादा रहा बनिस्बत दूसरे लोगों ने जो था कि अपनी चीजों को लेकर चले। तो ये है वहाँ की मिट्टी में। जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है हौसलों की उड़ान, तो जाहिर है कि हौसला तो आपने बनाए रखा है। इतना 27-28 साल का आपका सफ़र और यहाँ तक अब पहुँच गया है, इतनी सारी किताबें हैं। अगर बात करें कि किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर आपने जिक्र किया नौकरी करते हुए कि बाबूजी चाहते थे कि आप नौकरी करें, और आपने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली, शिक्षा भी ली, और उस वहाँ से लेके यानी कि एक वर्कर होने के साथ साथ एक साहित्यकार के रूप में आपका डेवलपमेंट होना, किस तरह की मुश्किलात आपको दरमियान पेश आई? बहुत सारी दिक्कतें आई, परिवार के स्तर से लेकर समाज के स्तर तक, और जिस क्षेत्र में हमें वहाँ भी सबसे बड़ी दिक्कत आर्थिक आई। कई बार बेरोजगार रहा, वहाँ से जब छोड़कर आया एक नए क्षेत्र में आया, कला के क्षेत्र में, तो कई बार ऐसा था कि कोई नौकरी नहीं थी, कोई काम नहीं था, फ्रीलांस में आप जानते हैं कई बार नहीं होता, तो मुश्किलें आई। और जब आप फर्स्ट क्लास में ट्रेन में सफ़र करते हैं, उसके बाद जनरल बोगी में चढ़ना होता है, तो कितनी पीड़ा होती है आप समझ सकते हैं, कार से साइकिल पर आने पर। और वो
मेरी जिम्मेवारी में मैं सिर्फ नहीं हूँ, मेरी पत्नी, बच्चे, माँ बाप सारे लोग होते हैं, तो वो भी मेरे साथ सफ़र करते रहे। बिल्कुल। वाइफ हमारी आईटी प्रोफेशनल, वो भी आकर फिर हमारे साथ, चूँकि छूट गया, वर्किंग थी। पिताजी जब लौट कर आए तो पिताजी हमसे 1.5 साल बात नहीं किए। यार इसको पढ़ाया लिखा इंजीनियर बनाया, कहाँ अच्छा खासा लंदन में नौकरी कर रहा था, सब लोग उधर भागते हैं, ये वापस आकर वो भी भोजपुरी कर रहा है। तो उस समय बहुत नाराज़ हुए। और जब आप अपनी मातृभाषा के लिए काम करते हैं, खासकर भोजपुरी के लिए, तो उसमें कुछ अर्थ मिलता नहीं, उसमें देना होता है, मिलता कुछ नहीं। आर्थिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम के लिए जाते हैं उसका कोई पैसा नहीं होता, बहुत सारे, मतलब उस ढंग का कोई कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वो मुश्किलें आई, बाबूजी से बातचीत छूट गई, मैं जाता था पैर छूता था, कुछ बोलते नहीं, तो वो उत्साह नहीं था। वाइफ के साथ भी जो शादी हुई थी, तो ससुर जी का कहना था कि मैं तो इंजीनियर से शादी किया हूँ, ये देखिए कहाँ आ गए। तो लेकिन जब मैं लगातार काम करता रहा उन मुश्किलों में भी, जो जिम्मेवारियाँ थी परिवार की, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ, उसके लिए मैं स्ट्रगल करता रहा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप में, या अपने क्षेत्र में क्या मुश्किलें आई कि सबसे पहले अरे हीरो बने आ गए, ले बड़का साहित्यकार बने, ये लोगों की टिप पड़ी थी कि छोड़ छाड़ के। उसके बाद जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो एक नया क्षेत्र हुआ ना, हम कला के क्षेत्र में फुल टाइम जब उतरिएगा तो नया क्षेत्र हो गया। तो वहाँ लोग जो बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा लेकर आए हैं, कोर्स करके आए हैं, मैं तो स्वांतः सुखाए लिख रहा था। मैंने मेरे लिखे हुए चीज़ों पर लोगों ने पीएचडी कर लिया, मैंने आज तक पीएचडी नहीं किया। इसे कहते हैं मनोज भाई कि एक शेर भी है किसी बहुत मशहूर शायर का कि तदबीर के ज़र्री हाथों से तकदीर गुलिश्ता होती है, कुदरत भी रहम फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। बिल्कुल। तो आपकी कोशिशें रंग लेकर आई हैं, और रंग इतना ज़बरदस्त है कि छाया हुआ है पूरे विश्व के कई सारे मुल्कों के अंदर, और हिंदुस्तान में भी, बिहार में भी, और आज आप हौसलों की उड़ान के अंदर मौजूद हैं। वक्त हो गया चलने का, लेकिन चलते हुए एक आपसे संदेश, मैसेज, वही मैसेज, मैं मैसेज आ रहा था, वो पिताजी का ही मैसेज है, जहाँ पर बात को मैं पकड़ा था, और वही मैसेज युवाओं के लिए है। मेरे पिताजी नहीं रहे, अंतिम समय में बीमार चल रहे थे, और मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मैं कहीं नौकरी में नहीं था तो उनके साथ था, मैं समय दे पाया। तो एक बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको भी था कि मैंने बहुत इसको बोला, बहुत डांटा, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, ये देश जब आज़ाद हुआ तो जो लोग शहीद हुए उन्हीं का देश नहीं था, देश तो सबका होता है, लेकिन कुछ लोगों को शहीद होना पड़ता है। उसी तरह सारी चीज़ों के लिए, तुम जिस भाषा के लिए काम कर रहे हो, लोग कम काम करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं कुछ, लेकिन तुम जिस तरह से काम कर रहे हो, सब कुछ छोड़कर इसके लिए काम कर रहे हो, तो ये सार्थक है। वो कहते यही संदेश है मेरे लिए भी और नई पीढ़ी के लिए भी, कि आप तात्कालिक फ़ायदा नहीं देखिए, ये मकान, ये शोहरत, ये पैसा, ये गाड़ी, ये कुछ भी लेकर आप जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात। एक ही जिंदगी है, आप इसको मस्ती के साथ, आनंद के साथ जो चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करने की कोशिश आप करें। और कहते हैं कि जो बारिश की पहली बूंद होती है, उससे तपते हुए रेगिस्तान पर गिरकर फना होना ही पड़ता है, तब जाकर जो गुलिश्ता हैं वो बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज भावुक, इतनी शानदार गुफ्तगू के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले मुस्तकबिल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और कहते हैं कि सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। तो आज के इस शुमारे में बस इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि अगर आप डीडी उर्दू यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखें अपना खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब। अच्छी बच्ची। आ गई तनख्वाह। अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा इन्वेस्ट करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन वो झुमके जाती हो कि हाँ, लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है, माली समझदारी खुशहाल नारी।